हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जबलपुर डबल मर्डर केस की कहानी के पहले पार्ट में सुना होगा कि किस तरह मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चलिए अब चलते हैं कहानी में आगे की ओर। पुलिस को मुकुल और वो लड़की को तलाशते लगभग 40 दिन हो चुके थे, मगर दोनों हाथ नहीं आ रहे थे। वही पुलिस ने राजकुमार विश्वकर्मा के घर की दोबारा छानबीन करी तो पता चला कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और कैश गायब थे। वो लगातार शहर बदल रहे थे और अब तक के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो आधा दर्जन राज्यों से गुजर चुके हैं। वो कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर में, तो कभी किसी गेस्ट हाउस में रुकते रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार एटीएम का इस्तेमाल भी किया। वो इतने शातिर थे कि पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया। बार बार मोबाइल नहीं खरीद सकते थे, लेकिन सिम बदल लेते थे। हालांकि मोबाइल के IMEI नंबर के कारण पुलिस उनका लोकेशन पता कर लेती थी। जब भी वो मोबाइल ऑन करते, पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता। इसी तरह से पुलिस को पता चला कि वो मध्य प्रदेश से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे। पुलिस भी उनकी चालाकी से हैरान थी। उन्हें पता था कि कैसे पकड़े जाएंगे और कैसे बच सकते हैं। जहां भी उन्होंने एटीएम का इस्तेमाल किया, वहां वो मोबाइल बंद कर देते ताकि लोकेशन का पता न चले। एटीएम इस्तेमाल करने के बाद ही वो मोबाइल ऑन करते। जिस शहर में एटीएम का इस्तेमाल करते, वहां कभी मोबाइल ऑन नहीं करते, और जहां मोबाइल ऑन करते, वहां एटीएम का इस्तेमाल नहीं करते। पुलिस ने उनके पिता के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया था ताकि उन्हें एटीएम से पैसे निकालने दिया जाए और उनके मूवमेंट का पता चलता रहे। अब जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, वो ये थी कि उनका आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास मिला। पुलिस ने जब बॉर्डर के पास उनके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। इससे पहले उनका एक लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास भी मिला था। अब खतरा यह है कि वो दोनों देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में छिपते छिपाते बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 2 ऐसे देश चुने हैं जहां की सीमाओं को पार करना मुश्किल नहीं है। नेपाल में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आसानी से जाया जा सकता है, जबकि बांग्लादेश में पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहां से सीमा आसानी से पार की जा सकती है। अब सोचिए, एक 18 साल की लड़की और 21-22 साल का लड़का, जिन्होंने 40 दिन से पूरी MP पुलिस को घुमा रखा है। MP पुलिस ने कई राज्यों की पुलिस से मदद ली, लेकिन वो सभी उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे। इन 40 दिनों में न तो उन्हें पैसे की कमी हुई और न ही किसी और चीज की। जब भी उनका सुराग मिला, तब तक वो उस शहर से बहुत दूर निकल चुके थे। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्होंने साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी देखकर पूरी योजना बनाई थी। यही वजह है कि वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर थे। कभी खबरें आईं कि वो साउथ में हैं, कभी सुना कि वो महाराष्ट्र में हैं, और कई बार नेपाल में होने की खबरें भी आईं। लेकिन दोनों पुलिस को लगातार चकमा देते रहे। चकमा देते देते 77 दिन बीत गए। इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने मुकुल सिंह और उस लड़की की जानकारी देने वाले पर इनाम का ऐलान कर दिया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए। सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें भी सामने आईं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर मई के आखिरी हफ्ते में एक बड़ी सफलता मिली, और इसका कारण बना मीडिया, सोशल मीडिया और इस डबल मर्डर से जुड़ी सनसनीखेज खबरें। एक बेटी अपने पिता और छोटे भाई को अपने दोस्त के साथ मिलकर मार देती है। ये खबर हर किसी को हिला देने वाली थी। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार में इस घटना की चर्चा थी। पूरे देश ने इन दोनों की तस्वीरें देखीं। लड़की नाबालिग थी, फिर भी सीसीटीवी में उसकी हल्की तस्वीर दिख रही थी, लेकिन मुकुल की तस्वीरें, वो तो बार बार साफ नजर आ रही थी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली थी। फिर 25-26 मई की रात हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में एक लड़का और लड़की बेंच पर बैठे नजर आए। अस्पताल में कई लोग रात में अपने मरीजों के तीमारदार के रूप में रुकते हैं, इसलिए किसी ने उन पर खास ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा शायद उनका कोई मरीज एडमिट होगा और ये लोग बस तीमारदार होंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जब लड़के पर गौर किया तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा और आखिरकार याद आया, ये चेहरा तो अखबार और टीवी में देखा था।
उन्हें यकीन हो गया कि ये वही मुकुल सिंह है जो जबलपुर पुलिस डबल मर्डर के लिए तलाश रही है। जैसे ही शक पक्का हुआ, लोगों ने आपस में बातचीत की और फिर लड़का लड़की के पास जाकर उनसे नाम पूछा। लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि वो पहचान लिया गया है। उसने बहाने से कहा, मैं बैग लेने जा रहा हूं, और वहां से उठकर चला गया। इस दौरान लड़की से नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बता दिया और यह भी कबूल कर लिया कि वो दोनों जबलपुर से हैं। अब शक यकीन में बदल चुका था। लोगों ने लड़की को घेर लिया क्योंकि वे जानते थे कि वो मुकुल सिंह के साथ है, जो डबल मर्डर का आरोपी है। लड़के को यह एहसास हो चुका था कि वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए वह बैग लेने के बहाने भाग निकला। जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तो लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर किसी ने हरिद्वार पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर लड़की से पूछताछ की और जबलपुर पुलिस को भी खबर दी गई। जबलपुर पुलिस यह खबर सुनकर चौंक गई, क्योंकि इतने दिनों से वह उनकी तलाश कर रही थी। फौरन जबलपुर से पुलिस की एक टीम हरिद्वार आई और लड़की को अपने साथ जबलपुर ले गई। इस तरह डबल मर्डर केस की एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गई, लेकिन असली कातिल वो अब भी फरार था। आधी कामयाबी मिली, लेकिन असली कातिल अभी भी हाथ नहीं आया। अब पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू की और पूरी कहानी सुनी। 2 दिन बीत गए। ये वही 2 दिन थे जब लड़की पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन मुकुल सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं था। फिर तारीख आई 30 और 31 मई की रात जबलपुर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में। रात के करीब 12:30 रहे थे। इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था मिलेनियम कॉलोनी, जहां रेलवे अफसर की हत्या हुई थी। ये वही जगह थी जहां 15 मार्च 2024 को दोहरे कत्ल का मामला दर्ज हुआ था। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वाले भी आराम कर रहे थे। तभी एक लड़का मुंह पर गमछा बांधे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। रात का वक्त, सन्नाटा, और वह लड़का सीधे ड्यूटी अफसर के टेबल की तरफ बढ़ता है। ड्यूटी अफसर पूछता है, क्या काम है? लड़का जवाब देता है, मेरा नाम मुकुल सिंह है, वही मुकुल सिंह जिसने मिलेनियम कॉलोनी में 2 कत्ल किए थे 15 मार्च को, और जिसकी आप लोग तलाश कर रहे हैं। पहले तो पुलिस वाले को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि लड़का मजाक कर रहा है। इतने में वह लड़का गमछा हटाता है। पुलिस वाले को अब भी संदेह था, लेकिन उसके हुलिये और आत्मविश्वास को देखकर शक का कोई कारण नहीं रहा। सामने वही मुकुल सिंह था जिसे पुलिस 97 दिनों से ढूंढ रही थी, और आज वह खुद पुलिस स्टेशन में खड़ा था। पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम तो भाग रहे थे, हरिद्वार से भी बच निकले थे। मुकुल सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, मैं भागता नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी दोस्त को न पकड़ा होता, जब मैंने सुना कि आप उसे पकड़कर यहां ले आए हैं, तब मुझे लगा कि उसके बिना मेरा बाहर रहना कोई मायने नहीं रखता, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर वो अब मेरे साथ नहीं है तो मेरा बाहर आजाद रहना बेकार है। इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में मुकुल सिंह की ये बात पुलिस वालों को भी चौंका गई। इतने समय से इतनी शातिर चालें चलने वाला यह लड़का अचानक इतना शराफत से कैसे सरेंडर करने आ गया? आनन फानन में सीनियर अफसरों को सूचना दी गई। पूरा थाना, पूरा इलाका, सभी अधिकारियों को तुरंत बुलाया गया, क्योंकि 77 दिनों से मुकुल सिंह की तलाश चल रही थी। कुछ ही देर में सभी अफसर थाने पहुंच गए और सामने मुकुल सिंह खड़ा था। अब पुलिस की टीम ने मुकुल सिंह को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। सबसे पहला सवाल था, तुमने खुद को क्यों सरेंडर किया? मुकुल सिंह की शांत लेकिन गहरी आवाज में जवाब था, मेरी दोस्त अब मेरे साथ नहीं है और उसके बिना मेरे आजाद रहने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह पुलिस ने आखिरकार मुकुल सिंह को पकड़ लिया और डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में था। पूछताछ के दौरान जब मुकुल की तलाशी ली गई और जब उसकी शर्ट उतारी गई तो उसके सीने पर एक टैटू बना हुआ था, और यह टैटू बहुत अजीब था, जो एक कहानी बयान कर रहा था, जिसमें 5 नरमुंड बने हुए थे, यानी कि खोपड़ी। अब जब पुलिस ने इस टैटू को देखा तो पुलिस ने पूछा, यह क्या है? तब मुकुल ने इस टैटू बनवाने की कहानी सुनाई। मुकुल ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में 5 लोगों को मारना चाहता था। जिन लोगों ने उसके प्यार के आड्डे आने की कोशिश की, तभी उसने अपने सीने पर 5 खोपड़ियां बनवाई, ताकि उसे हमेशा ये याद रहे कि उसे 5 लोगों को मारना है। मुकुल सिंह बताता है कि मुकुल और राजकुमार की बेटी दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे।
जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को जबलपुर से हटाकर अपने छोटे भाई के पास भेज दिया ताकि मुकुल से दूरी बना सके। लेकिन फिर बेटी की बोर्ड परीक्षाएं आईं और उसे वापस जबलपुर बुलाना पड़ा। इसी दौरान दोनों के बीच फिर से संपर्क हुआ और यहीं से एक भयानक कत्ल की योजना बनी। मुकुल इस बात से बहुत नाराज था कि राजकुमार ने उसे उसकी दोस्त से दूर कर दिया। उधर राजकुमार की बेटी भी अपने चाचा के घर गई तो उसे भी यह महसूस हुआ कि उसे मुकुल से दूर कर दिया गया है। यहीं से बेटी के मन में अपने पिता के प्रति नफरत बढ़ने लगी। दोनों ने फोन और मैसेज पर एक दूसरे से प्लानिंग करनी शुरू की। मुकुल को पता था कि उसकी दोस्त बोर्ड के एग्जाम देने के लिए वापस जबलपुर आएगी। उसने पहले से ही एक योजना बनाई। उसने एक दिन फोन पर कहा, देखो, एग्जाम खत्म होते ही तुम्हारे पापा तुम्हें वापस भेज देंगे, फिर हम दोनों के बीच दूरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होने देंगे। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि एग्जाम भी हो जाए और तुम वापस भी ना जाओ। लड़की ने पूछा, तो इसका क्या तरीका है? मुकुल ने जवाब दिया, बस एक ही तरीका है, तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देना। जब तक वो रहेंगे हम नहीं मिल पाएंगे। लड़की ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। उसने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। वह सिर्फ चाहती थी कि वह मुकुल के साथ रहे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहीं से दोनों ने राजकुमार और उसके बेटे के खिलाफ एक भयानक योजना बनाई। मुकुल ने कहा, अगर हम तुम्हारे पिता और भाई दोनों को खत्म कर दें तो कोई भी हमें रोकने वाला नहीं होगा। हम आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तभी मुकुल अपने सीने में बना टैटू, जिसमें 5 खोपड़ियां थीं, उसकी हत्या करने के टारगेट थे। मुकुल बताता है कि उसका पहला टारगेट नाबालिग लड़की का बाप था। दूसरा टारगेट उसके अंकल की बेटी थी, जिसको नाबालिग लड़की ने लास्ट मैसेज भेजा था। मुकुल बताता है कि वो हमेशा अपनी बहन को मिलने से रोकती थी, इसलिए मुकुल उसे भी मारना चाहता था। तीसरा टारगेट कॉलोनी का ही आदमी था, जो मुकुल को नाबालिग लड़की से मिलने जुलने से रोक टोक करता था। चौथा टारगेट एक पुलिस ऑफिसर थी, जिसने मुकुल को जेल भेजा था। जब नाबालिग लड़की के बाप ने शिकायत की थी, तभी से मुकुल उस लेडी पुलिस को अपना दुश्मन मान लिया। और 5वां टारगेट, वो उस नाबालिग लड़की को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में गवाही दी थी। तभी मुकुल को कुछ महीनों की जेल हुई थी और सबको एक एक करके खत्म करने वाला था। तभी पुलिस ने कहा कि फिर तुमने उस 8 साल के मासूम बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि वो तो तुम्हारा टारगेट नहीं था। तब मुकुल सिंह बताता है कि जेल से रिहा होने के बाद मुकुल अपने बदले की योजना को पूरा करने का इंतजार करता रहा। अचानक एक दिन उसे उस नाबालिग लड़की का फोन आया, जिसे उसके पिता ने रिश्ते के विवाद के कारण अपने भाई के घर भेज दिया था। लड़की ने फोन पर मुकुल से कहा, मुझे यहां भेज दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा ने जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर मुकुल को लगा कि लड़की उसके पक्ष में है और परिवार के दबाव में आकर उसने शिकायत की थी। मुकुल ने फैसला किया कि वह अपने 5 टारगेट में से इस लड़की को हटा देगा। अब उसे केवल 4 हत्याएं करनी थीं। इसके बाद मुकुल ने उस नाबालिग लड़की को अपनी पूरी साजिश और बदले की योजना के बारे में बताया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़की इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद मुकुल ने हत्या की योजना बनाई। उसने ऑनलाइन जाकर एक चॉपर, धारदार हथियार ऑर्डर किया। वह पहले से ही साउथ इंडियन फिल्मों का शौकीन था और उन फिल्मों से उसने सीखा था कि कैसे किसी अपराध को अंजाम देना है और पुलिस से बचना है। उसने अपनी सारी योजना फिल्मों से प्रेरित होकर बनाई थी। उसने सोचा कि अगर वह कॉलोनी की दुकानों से हथियार खरीदेगा तो वह सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने ऑनलाइन चॉपर ऑर्डर किया और इसे एक जान पहचान वाले के घर पर मंगवाया। मुकुल ने फरवरी महीने में ही सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपने घर के गैराज में सभी सामान छिपा दिया और पूरे इलाके का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकता था। उसने प्लान किया कि हत्या के बाद वह और उसकी दोस्त अलग अलग निकलेंगे, ताकि कैमरों में कैद होने पर ऐसा लगे कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। 14 मार्च की रात मुकुल अपने हथियार और बाकी सामान लेकर लड़की के घर में घुस गया। घर में लड़की का पिता और उसका छोटा भाई एक कमरे में सो रहे थे। मुकुल चुपचाप से दूसरे कमरे में गया, जहां लड़की थी। उस रात उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की। फिर सुबह होने से पहले उसने लड़की के पिता की हत्या कर दी। इसी दौरान बच्चा जाग गया और मुकुल के पैरों से लिपट गया। जब बच्चा मुकुल को नहीं छोड़ रहा था
तो उसने गुस्से में लोहे की रॉड से बच्चे के सिर पर वार किया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। हत्या के बाद मुकुल ने दोनों शवों को ठिकाने लगाने के लिए घर के फ्रिज से सारा सामान निकालकर शवों को उसमें रखने की कोशिश की, मगर फ्रीज छोटा था, उसमें केवल बच्चे की बॉडी आई। फिर उसने लड़की के बाप की बॉडी उसी किचन में छोड़ दिया। फिर खून साफ करने लगा। जब तक ये सब खत्म हुआ, सुबह हो चुकी थी। इसके बाद मुकुल ने लड़की के साथ एक बार फिर जबरदस्ती की। सुबह करीब 10 बजे वह घर से निकल गया और अपने घर गया, वहां से कुछ बैग लिया और वहां से निकाल गया। थोड़ी देर बाद लड़की भी अपने घर से बाहर निकली और फिर दोनों भाग गए। मुकुल और उसकी दोस्त ने पहले ही भागने का रूट तैयार कर लिया था। वे जानते थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने अलग अलग राज्यों में घूमते हुए अपना ठिकाना बदला। वे मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल तक भागते रहे। पुलिस इनके मोबाइल लोकेशन और एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए इन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही। मुकुल और उसकी दोस्त ने समझदारी से काम लिया। वे जहां मोबाइल ऑन करते वहां एटीएम इस्तेमाल नहीं करते और जहां एटीएम इस्तेमाल करते वहां मोबाइल बंद रखते। इसी कारण पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। पुलिस ने राजकुमार के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया ताकि मुकुल एटीएम का इस्तेमाल करता रहे और उसके जरिए उनका पता चलता रहे। हर बार जब मुकुल ने एटीएम से पैसे निकाले, पुलिस को उनके लोकेशन की जानकारी मिलती रही। पुलिस को यह भी पता चला कि दोनों ने राजकुमार के डेबिट कार्ड और जेवरात का इस्तेमाल किया था, जिससे वे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर भागे थे। आखिरकार इनकी प्लानिंग में भी खामियां रह गईं और पुलिस ने सीसीटीवी और एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए उनका पता लगा लिया। इन दोनों की भागने की पूरी योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। सबसे पहले वे जबलपुर से कटनी गए, फिर कटनी से इंदौर, इंदौर से पुणे, फिर बेंगलुरु, ओडिशा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन, नेपाल और आखिरकार उत्तराखंड पहुंचे। शुरुआत में मुकुल के पास काफी पैसे थे और साथ ही लड़की अपने पिता के डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी। इस कारण पहले कुछ दिनों तक दोनों ऐश करते रहे। जहां भी जाते अच्छे होटलों में रुकते, शराब पीते और मुकुल लड़की से लगातार जबरदस्ती करता। पुलिस ने रेलवे अफसर के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया था ताकि पैसे निकाले जाने पर उनकी लोकेशन ट्रैक हो सके। लेकिन जब मुकुल ने 1,50,000 रुपये निकाल ली और उनकी कोई लोकेशन नहीं मिली, तो पुलिस ने खाते फ्रीज कर दी। धीरे धीरे मुकुल के पास के सारे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म होने के बाद दोनों ने गुरुद्वारों, आश्रमों और मंदिरों में शरण लेनी शुरू कर दी। आखिरकार वे हरिद्वार पहुंचे, जहां दोनों आश्रमों में रातें बिताने लगे। लेकिन वहां ज्यादा दिन टिकना मुश्किल था, क्योंकि ऐसे स्थानों पर पुलिस भी चौकसी रखती थी। आखिरकार दोनों ने सरकारी अस्पतालों में रात बिताने का तरीका अपनाया। वे दिन में अस्पताल जाते, वहां मरीजों और उनके परिजनों के बीच बैठ जाते, एक जागता और दूसरा सोता। इस तरह कई रातें उन्होंने अस्पताल में गुजारी। इसके अलावा वे अधिकतर रात की ट्रेन और बसों का सफर करते ताकि होटल में रुकने की जरूरत न पड़े। इस तरह लगातार 77 दिनों तक भागते रहने के बाद आखिरकार पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। लड़की के बयान के अनुसार 15 मार्च को उसके पिता और भाई की हत्या के दिन मुकुल ने उसके साथ 2 बार जबरदस्ती की थी। इसके बाद जब तक वे भागते रहे, मुकुल ने करीब 60 से अधिक बार लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लड़की के नाबालिग होने के कारण उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाएगा। हालांकि जबलपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में लड़की को पूरी तरह निर्दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह मुकुल की इस साजिश और योजना में पूरी तरह से शामिल थी। मुकुल और नाबालिग लड़की दोनों को जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। जेल में जाने के बाद और पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान एक अजीब घटना हुई। मुकुल ने एक पुलिस अफसर से पूछा, जेल से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इस सवाल ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुकुल के दिमाग में अभी भी बाहर निकलने की योजना चल रही है। शायद वह अब भी अपने बाकी बचे 4 टारगेट्स को पूरा करने की योजना बना रहा हो, क्योंकि उसके दिल में अभी भी 4 टारगेट्स का बदला बाकी है। मुकुल की स्थिति गंभीर है। उसे शायद फांसी की सजा हो सकती है या फिर उसकी पूरी जिंदगी जेल में कट जाए। उसने जो अपराध किए हैं उसके चलते उसके जेल से बाहर आने की संभावना बहुत कम है। पुलिस भी इस बात को ध्यान में रख रही है कि मुकुल जेल के भीतर से कोई और साजिश न रच सके। वहीं नाबालिग लड़की की स्थिति थोड़ी अलग है। उसकी उम्र कम होने के कारण उसे सामान्य जेल में नहीं भेजा गया। उसके केस की सुनवाई एक नाबालिग के तौर पर हो रही है,
और इस बात की संभावना है कि उसे केवल 3 साल की सजा मिले, जो कि कानून के अनुसार नाबालिगों के लिए अधिकतम सजा होती है। इसका मतलब है कि वह अपने पिता और भाई की हत्या में शामिल होने के बावजूद सिर्फ 3 साल बाद रिहा हो सकती है। अगर मुकुल को उम्र कैद या फांसी की सजा होती है तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजर सकती है, लेकिन नाबालिग लड़की की सजा कम होने की वजह से उसे एक दोबारा मौका मिल सकता है। यह सोचकर ही खौफनाक लगता है कि जिसने अपने परिवार के खिलाफ इतना बड़ा अपराध किया वह महज 3 साल में रिहा हो सकती है। इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि क्या नाबालिग लड़की मुकुल के कहने में बहक गई कि वह भी पूरी तरह से इन अपराधों की साजिश में शामिल थी। पुलिस और न्यायपालिका इस पर विचार कर रही हैं, लेकिन कानून के तहत नाबालिग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जबलपुर की दिल दहला देने वाली घटना। आपका केस के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।